हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सुबह के 6 बज चुके हैं और डेली के बेसिस पे जैसे आपको मालूम है कि 6 बजे हमारी क्लास होती है पीआईबी और सांसद टीवी की। और इसी सीक्वेंस में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं आपकी यूपीएससी के रिलेवेंट हम लोग कोशिश करते हैं ये करंट अफेयर्स उसको कंप्लीट करने की। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट सेशन ज्वाइन कर लेंगे और सेशन को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ तक कि पॉसिबल हो सके। कल हमने कुछ आर्टिकल बात किए, आज भी कुछ आर्टिकल बात करेंगे। कोशिश करेंगे आज का जो सेशन है थोड़ा आपके लिए जो लास्ट कुछ दिनों से जो थोड़ा टाइम थोड़ा कम आपको दे पा रहे हैं, आज बिल्कुल आपके लिए टाइम बिल्कुल ज़्यादा दी जाएगी और एक बेहतर तरीके से बोल सकते हैं कि पूरे टॉपिक को कवर भी की जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें पहला टॉपिक। और जो लोग जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और थोड़ा बहुत सेशन को शेयर कीजिए ताकि ये मॉर्निंग की जो सेशन है इसकी इंपॉर्टेंस आप दूसरों को बता सके कि यस इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, पीआईबी की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो कि कल ही हम यहाँ तक इसको छोड़ चुके थे और आज इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्या है आर्टिकल? ये आपका ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में। और हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की जो 10% की जो आरक्षण है की शुरुआत करने वाले संविधान में 103वें संशोधन को बरकरार रखा है। यानी कि शॉर्टली बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन डाला गया था। छोटी सी जो स्टोरी है थोड़ा हम बताना चाहते हैं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन को फाइल किया गया है ना, और ये पिटीशन इसके लिए था कि ईडब्ल्यूएस कोटा में यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के थ्रू से आपको तो आइडिया होगा कि जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उसमें से जो 10% लोगों को रिजर्वेशन आरक्षण दी जाएगी जिनको प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं कि जिनकी एनुअल सैलरी 8 लाख से कम है। लिमिटेशन तो ये रखा गया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। यानी यहाँ पर हम केवल बात करें जनरल कैटेगरी के लिए। अभी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है ये तो जनरल के लिए हो सकता है, ये एससी एसटी ओबीसी के लिए भी हो सकता है। ऐसा हम नहीं सोचे, ऐसा वो सोचा जो पिटीशन जो फाइल किया है ना, जो पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये सोचा और जाके फाइल पिटीशन ये अपना फिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये आपका जजमेंट निकल के आता है कि यस ईडब्ल्यूएस का जो कोटा प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली जनरल कैटेगरी के लिए ये सही है। एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग से तो आरक्षण है ना, इसके लिए आरक्षण अलग से है तो उसको क्यों प्रोवाइड करें हम उसे आरक्षण। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की बेंच थी और उस 5 जज के बेंच में 3 और 2 के रेशियो में ये जजमेंट निकल के आया। यानी कि 2 लोग इसमें मानने के लिए तैयार नहीं थे, अगेंस्ट में थे, 3 लोग इसके फेवर में थे। और जहां मेजोरिटी होती है वहीं पर आपका रिजल्ट होता है ना। तो ये आपका जो मुद्दा है, खबर, ये आपको जानने को मिला। लेकिन एक सवाल ये उठता है सर ये तो बताया नहीं आपने सर कि ये जो टॉपिक है किस में आएगा। ये बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत पहले भी आप इसको गेस कर सकते हैं अपने आप से भी। जीएस पेपर 2 में आपके पास एक पॉलिटी है और इस पॉलिटी में ये आपके इसमें कवर हो जाएगा। उसमें भी सिलेबस के छोटा सा पार्ट है क्या कि अनुभागों के संरक्षण और बेहतरी के लिए तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय। ये एक छोटा सा टॉपिक है पेपर 2 में, इसी के अंडर में ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इस टॉपिक के डिटेल थोड़ा हम खंगालने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या क्या और हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर कुछ आर्टिकल हम लिखे, अनुच्छेद 15/6 और 16/6। क्या कहता है 15/6 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6? 15 क्लॉज 6 ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए 10% का जो आरक्षण की जो बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है उसे यहाँ पर रखा गया है। यानी कि 15 क्लॉज 6 को लाया ही कब गया था तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये वो टाइम था जब जिस टाइम में इसे लाया गया था। और यहां पर लाने के बाद में इसे एक आर्टिकल से और भी ऐड कर दिया गया। कहां पर? ये फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि आपको मालूम है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में
ये जो आपका है कौन सा आर्टिकल किस में आएगा, ये फंडामेंटल राइट्स में आएगा, और फंडामेंटल राइट्स में आएगा तो ये 15 उसी के तो बीच में ना, तो 15 क्लॉज भले ही 6 है लेकिन उसी के अंदर में तो आ रहा है। यानी कि ईडब्ल्यूएस को देना 10% सरकार जो दे रही है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये आपका मूल अधिकार है। ठीक है, अब ये ठीक है, यहाँ पर 15 क्लॉज 6 में 10% कोटा ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन इसमें बोला गया एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, जो शैक्षणिक जो संस्था है, संस्थान बोल सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन के लिए 15 क्लॉज 6 में बोला गया है। ठीक है, 15 में क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसमें, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 5 रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ 5। तो इसके आधार पर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो आपको मालूम है कि आपके भेदभाव किए नहीं जाते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जुड़ गया क्या 15 क्लॉज 6 में, कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा के हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10% आपके लिए रिजर्वेशन आरक्षण की चीजें प्रोविजन है यहाँ पर। ठीक है, 10% एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन वहां पर। लेकिन 16 क्लॉज 6 ये कहता है कि अगर आपको जॉब में अगर आपको आरक्षण चाहिए, जॉब की बात करें, क्योंकि 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो जॉब में अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए इक्वल, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, डिसेंट, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। लेकिन एक ईडब्ल्यूएस और जुड़ गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा छूट यहाँ दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 10% दे सकते हैं, जॉब में अपॉर्चुनिटी, जॉब में आरक्षण दे सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। तो 15 क्लॉज 6 ये आपके एजुकेशन के लिए, शिक्षा के जो संस्थान है उसके लिए। 16 क्लॉज 6 किसके लिए, तो ये जॉब के लिए। ठीक है, उल्लंघन ये नहीं माना जाएगा कब, जब ये समानता कोड, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोल दिया किसमें, इसमें खासकर देखिए ये आर्टिकल यहाँ पे यूज किया गया कि ये फंडामेंटल राइट्स भैया, ईडब्ल्यूएस का आप जो बोल रहे हैं ना कि एससी एसटी को इसमें मिला दो, नहीं, उसका ये कहना था कि 15 क्लॉज 6 में ना एससी एसटी ओबीसी के जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनको भी लिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि ये, जब पेटिशन ने ये बोला ना कि ये संविधान के जो मूल जो आपके स्ट्रक्चर है, मूल जो ढांचा है, इसको ये उल्लंघन, उसका ये उल्लंघन कर रहा है, इसको ये वायलेट कर रहा है। कौन, ईडब्ल्यूएस का जो 10% का जो प्रोविजन है, किसके लिए, जो आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग उसके लिए। अगर आपने इतनी बातें समझ ली होगी तो थोड़ा हम आगे हम बात करेंगे कि जब ये बोला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया ये इक्वालिटी कोड को वायलेट नहीं कर रहा है, इस समानता का जो कोड है, संहिता बोल सकते हैं, ठीक है, या समानता का जो सब अधिकार है, ठीक है, ये कहीं वायलेट नहीं कर रहा है, कहीं इसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। 3 जज ने कहा, 2 तो अलग अगेंस्ट में थे। इसके बाद आपको एक छोटी सी कहानी याद दिलाना चाहते हैं, इंदिरा साहनी केस 1992 याद कीजिए, 1992 का इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में साफ साफ ये बोल दिया गया था कि आरक्षण की सीमा जो लिमिट की जाएगी, जो सीमित की जाएगी या लिमिट की जाएगी, ठीक है, ये 50% में होगी। 50% के ऊपर में आपको कोई भी आरक्षण नहीं देना है, जितना आरक्षण देना है आपको इतना कर लो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ भी है, जैसे कि तमिलनाडु के लिए है, तमिलनाडु एजुकेशन एक्ट लेके आया है, ठीक है, उसके लिए तो 69% है, वहां पर 69% लोग आरक्षण दे रहे हैं लोकल्स को, ठीक है, वो तो एक्चुअली एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पर ये साफ साफ बोल दिया गया था कि 50% से आपका नॉर्मली इन जनरल बोल सकते हैं 50% आपका आरक्षण के लिए रखा गया। ठीक है, दूसरी बात यहां से ये निकल के आती है कि यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया कि सकारात्मक कार्रवाई यानी कि अफर्मेटिव एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट ये भी कहा कि ये कोई गलत बात नहीं है अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए या वैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल पीड़ित है, जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल ये उनके पास आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, उनके लिए एक सकारात्मक जो स्टेप्स है, जो इनिशिएटिव है, जो एक्शन है, वो ले सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और ये पावर कहाँ से मिलती है, संविधान से, तो डीपीएसपी से मिलती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व से मिलती है, क्योंकि वो बेसिकली एक डायरेक्टिव्स है, नीति निदेशक एक डायरेक्टिव्स है स्टेट के लिए है। कौन दे रहा है, तो संविधान दे रहा है, तो उसी के लिए काम किया जा रहा है। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इंडिया में आर्टिकल 14 याद कीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब लोग बराबर है। एक और एक चीज है जो 14 क्लॉज 2 बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, है ना,
तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि यूएसए से बेसिकली हम लोग इसको ड्राइव किए लिए हुए हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ये बोलते हैं कि जो लोग थोड़ा सा मतलब समर्थ नहीं है, जो लोग थोड़ा एबल नहीं है, जो थोड़ा पिछड़े हैं, जो लोग समाज में कुचले गए, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है, स्टेट जो है, वो अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है। क्यों? लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। अगर कोई रेस है और यहाँ पर एक डिजेबल पर्सन है, एक दिव्यांग पर्सन है, तो क्या सरकार उसके लिए नहीं बोलेगी कि आपको थोड़ा, सब लोग स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको थोड़ा सा मौका ये दिया जाएगा कि आप स्टार्ट यहाँ से कर लो। ये कोई इनइक्वालिटी नहीं है, ये कोई असमानता नहीं है, ये हुआ अफर्मेटिव एक्शन, एक सकारात्मक एक कार्रवाई हुआ, एक एक्शन हुआ जो सरकार लेती है। क्यों? समानता की बनाने के लिए। एक सपोज कीजिए कि, और एक एग्जांपल लेते हैं, एक 5वीं क्लास का बच्चा है ना, कोई तेज भी होता है, कोई तेज नहीं होता है। तो वहां पर जो तेज नहीं है, अब उसके लिए हम एक्स्ट्रा उसका डाउट सेशन हम रखते हैं। अब जैसे आप ही लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग ब्रिलियंट होंगे, कुछ लोग बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, है ना, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन कुछ लोग के लिए थोड़ा डाउट होती है, क्या हम उसके डाउट ना सुने तो ये क्या अच्छा होगा? ये जो लोग समझते हैं वो लोग भी मानेंगे कि नहीं सर, आप उनके लिए बिल्कुल आप डाउट दीजिए, उनके लिए डाउट देना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उनको डाउट देना चाहिए। ये कौन सा हुआ? एक सकारात्मक कार्रवाई हुआ, एक अफर्मेटिव एक्शन हुआ। दोनों बातें कर रहे, ठीक है, बाइलिंगुअल तरीके से चल रहे हैं ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी वाले उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी क्लास में, और इंग्लिश वाले जो होंगे उससे भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने क्या, इसके बाद नेक्स्ट में पॉइंट लिखा गया परिवर्तनकारी संवैधानिकता। एक जो टर्म यहाँ यूज किया, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस जजमेंट में एक बात यहाँ पर ध्यान दी कि अगर सोसाइटी में हमें बदलाव करना है, सोसाइटी को अगर हमें आगे ले जाकर चलना है, तो हमें इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक नया वर्ड निकल गया है, और डेफिनेटली देखिएगा ये नया वर्ड है ना, इससे क्वेश्चन प्री या मेंस में तो पूछे जाएंगे। जब भी कुछ नया वर्ड होता है जो आपके पॉलिटी, आपके सिलेबस से कहीं ना कहीं लिंक होता है, वो वर्ड एक यूपीएससी चुरा लेता है और बहुत अच्छे से चुराता है, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो ये वर्ड का क्या मीनिंग हुआ? परिवर्तनकारी संवैधानिकता, यानी कि आप संविधान को, ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक एक मूर्ति की तरह है, उसमें भी बदलाव होंगे, उसमें भी चेंजेस होंगे। आर्टिकल 15 में कितने क्लॉज आ गए? 15 1 2 3 4 5 6 तक आ गए, है ना। 4 5 6 बेसिकली तो प्रोवाइड करता है कि SC ST को, वुमेन को, महिलाओं को आरक्षण के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है कि समाज में एक बदलाव कर रहे हैं, एक अफर्मेटिव एक्शन ले रहे हैं, और ये एक्शन उस दिशा में है जो बोल सकते कि जिसे कुचला गया है, जिसे थोड़ा दबाया गया है, उसके लिए, उस वर्ग के लिए। तो ये हमारे लिए परिवर्तनकारी संवैधानिकता ही है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही है। ये ऐसा नहीं कि संविधान से हटके हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पे EWS लिख के बोल दिया, यहाँ पर गया है कि EWS जो है ना, कोटा के पक्ष में तर्क तो दी गई है, ठीक है, आर्गुमेंट फेवरिंग EWS कोटा। लेकिन EWS कोटा के फेवर में, क्योंकि हमने कुछ पॉइंट बात की जजमेंट में जो है, थोड़ा हम कुछ पॉइंट बात ये करना चाहते हैं कि EWS कोटा के फेवर में कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं। तो EWS कोटा के फेवर में क्या क्या पॉइंट आप रख सकते हैं, कौन सा पॉइंट हम रख सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मेंस जो है ना, मेंस में आपके पास ऐसे कंटेंट, ऐसे पॉइंट होने चाहिए कि EWS से क्वेश्चन आ गया, आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन जब पूछा क्या चुनौती है, क्यों इसको लोग अडॉप्ट करें, क्यों सरकार इसको माने, अब पॉइंट आपको यहाँ से मिलने वाला है। टू द पॉइंट लिखते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो कुछ हम समझाते हैं, समझाने में कुछ वर्ड लगा कि ये सर बड़ा कमाल का बोल दिए, लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखिए, लेकिन आप लिख लीजिए, काम बहुत आएगा, है ना। पहला जो फेवर बोला गया, प्रगतिशील। अगर हमें सोसाइटी को, अगर हमें इंडिया को, राष्ट्र को बोल सकते हैं ओवरऑल, अगर इसे हमें प्रोग्रेस करना है, आगे लेके जाना है, तो हमें उस वर्क को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, और उस वर्क को भी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ में एक अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि जो सकारात्मक जो कार्रवाई है वो करते हुए उसकी भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तभी हमें कह सकते हैं कि इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। कैसे करेगा? सबको लेके चल रहा है,
ठीक है। हर एक वर्ग, हर एक जेंडर की बात करें, सबको लेके चल रहा है। आज अभी तो ट्रांसजेंडर की हम जो बात करते हैं उससे भी तो वोटिंग राइट्स मिल चुका है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि विषम परिस्थितियां, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, यानी कि देखिए अबेसमल कंडीशन। अब जिस इंडिया में आपको मालूम है कि बहुत सारी विविधता है, डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत कास्ट रिलीजन बहुत सारे हैं, ऊंच नीच, रिच पुअर, अमीर गरीब बहुत हैं। अब इसके लिए विषम जो परिस्थितियां है, अब विषम परिस्थितियां होने के बाद में ये बड़ा ही कंपलसरी, बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं आवश्यकता इसकी हो जाती है कि हमें नीड है किसकी, तो नीड हमें एक सकारात्मक पहल की, एक एक्शन की। इसलिए भी बोल सकते हैं फेवर में सही है। मतलब बात करें कि ईडब्ल्यूएस की हम बात की, ईडब्ल्यूएस कोटा क्यों जरूरी है, मतलब अच्छा ही है, हाँ अच्छा है। क्यों अच्छा है, ये क्यों अच्छा हम लिख रहे हैं, क्यों अच्छा है ये आपको पॉइंट टू द पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। जो पॉइंट हम बोल रहे हैं ये तो टू द पॉइंट यहाँ लिख के हम लाए, ठीक है। इसके बाद हम जो जो पॉइंट अटैच कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे नोट्स ऐसे है, मेरे पीडीएफ ऐसे है कि कोई भी फैकल्टी अगर कोई चाहे, होता है ना कि कोई भी फैकल्टी कहीं से कुछ चुरा लेता है, ठीक है। मेरी कंटेंट को कोई निकाल के दिखा दे, ये ऑनलाइन ही है, यूट्यूब में है, मेरे कंटेंट से कोई पढ़ा दिखा दे। मतलब हम तो ये भी बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई कंटेंट लेके वो पढ़ा के दिखा दे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपने हाथ से लिखा हुआ है कि हमें कौन से पॉइंट रखने हैं, क्या हम बोलने हैं। तो ये मेरे क्लास में कोई कॉपीराइट नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, उसे आए तो समझ में पहले तो, ठीक है। हाँ जो आपको समझा रहे हैं, आप क्लास में कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, उससे भी क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। हाँ आ सकता है, लेकिन उसे क्लास को पूरा देखना पड़ेगा कि सर कहाँ का क्या बोले, नोट्स बनाना पड़ेगा तभी, नहीं तो फिर मालूम चला कि वो दिमाग से उड़ा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, राम सिंह बनाम भारत संघ, यानी कि राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2015 में आया था। और इसमें ये बोला गया, इसमें बेसिकली बोला सोशल डेफिशिएंसी, यानी कि सामाजिक जो कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए हमें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लाना पड़ा, सामाजिक कमियां को दूर करने के लिए। और सामाजिक कमियों में से ये बोला गया कि इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ये सबसे मुख्य में आता है, सबसे प्रमुख में आता है। अब इसमें आप किसी को अगर शिक्षा दे रहे हैं, सपोज की शिक्षा दे रहे हैं आप, और इसके लिए अगर आप वो वर्ग को आप चुन रहे हैं, यानी कि जो पिछड़े, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप कहीं कहीं जो सामाजिक जो कमियां हैं उसको दूर कर रहे हैं। आप अगर ईडब्ल्यूएस कोटा किसी को दे रहे हैं, किसी एक वर्ग को दे रहे हैं, तो किसी जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, तो ये आप सामाजिक जो कमियां है उसको दूर कर रहे हैं। ये जो केस है इसको आप लिख लीजिए, और कीवर्ड यहाँ पर सामाजिक कमियां, बस, यानी कि आप जो इंग्लिश वाले उसको लिख सकते हैं सोशल डेफिशिएंसीज। और इसको हटाने के लिए सरकार को ईडब्ल्यूएस कोटा लाने की बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, फेवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फेवर के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये आपका एक केस निकल के आता है, लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ मेंस में यूज होगा, कहाँ यूज, मेंस में तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आता है तो यूज तो करना ही पड़ेगा, करना ही, कोई उपाय नहीं है। ये होता है चलो कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ सोच लिए, यहाँ कुछ उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। और बहुत ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा हम केस लेके ले आए, 2-3 केस हो गया, अभी एक नीचे और एक केस अभी नीचे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपका अलग में, ये विरोध में। गरीबों के लिए कोटा नीति, देखिए कोटा फॉर पुअर पॉलिसी। अगर इंडिया में हम बात करें ना, इंडिया में गरीबी की शुरुआत से हम बात करें 1950 से हम बात करें, तो गरीबी थोड़ी सी बोलिंग कम तो हुई है, उस टाइम की गरीबी और आज की गरीबी। गरीबी कम होने के पीछे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इंडिया में जो आरक्षण की जो नीति है, जो आरक्षण जो दी जाती है, डिफरेंट आर्टिकल्स जो अनुच्छेद है उसके जरिए भी, इसकी जो योगदान है बहुत ज़्यादा है। आरक्षण के कारण बहुत जो गरीबी है वो भी मिटी है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन उसी दिशा में जो ईडब्ल्यूएस के जरिए आर्थिक रूप से जो हम आरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है आप जो सभी लोगों को, ईडब्ल्यूएस लोगों को, उसमें 10% वाले को, तो वो भी कंट्रीब्यूशन इसी दिशा में ही है कि आप इसमें जो गरीबों के लिए कोटा नीति, आप इस चीज को मान सकते हैं, ये इस तरीके की कुछ है, ठीक है। नहीं, ईडब्ल्यूएस कोटा एक बोल सकते हैं कि ये गरीबों के लिए कोटा नीति या फिर कोटा फॉर पुअर पॉलिसी है, एक गरीब लोगों के लिए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इंडिया में जो गरीबी है इसको हटाने के लिए सरकार बहुत मेहनत की। इंदिरा गांधी के टाइम से हम बात करें तो वहाँ भी सरकार वहाँ से लगी पंचवर्षीय योजना के थ्रू से, और आज भी सरकार को ईडब्ल्यूएस के जरिए इसको हटाना पड़ रहा है। देखिए ईडब्ल्यूएस कोटा एक ऐसा नहीं कि आरक्षण का ही कोटा है, आरक्षण की पॉलिसी है। ये आरक्षण ओनली आरक्षण नहीं है, ये समाज में जो डेफिशिएंसी उसको हटाने के लिए जो कमी है, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। ये गरीबी दूर करने के लिए भी एक बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं सरकार के लिए। ये ओनली आरक्षण की तक लिमिट आपको नहीं करना है, इसकी जो सीमा है ना बहुत दूर तक है, इसके फायदे हम देखा जाता हूँ। और इंडिया जैसे देश के लिए, इंडिया जैसे कंट्री के लिए जितनी यहाँ पर डाइवर्सिटी है, जितनी यहाँ पर विविधता है, यहाँ पर कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर या डिफरेंट जो ग्रुप्स को लेकर, यहाँ के लिए तो नीड है यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन या फिर ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए। मतलब ये हम फेवर में बात की है, तो जो लोग फेवर में नहीं होंगे तो वो बोलेंगे सर आप तो बड़ा फेवर में बात कर रहे हैं। फेवर में भी पॉइंट हम बात कर रहे हैं, लेकिन विरोध में बात करने वाले हैं। जितनी सीरियसनेस अभी हम दिखाए बोलने में और फेवर के लिए, उतनी ही सीरियसनेस दिखाएंगे विरोध के लिए। तो यहाँ पर एज ए फैकल्टी, एज ए यूपीएससी फैकल्टी, और आप ही एक यूपीएससी एस्पायरेंट, आपको भी हर चीज को तोल मोल के, जिसे बोलते हैं ना, यहाँ पर तोल मोल के सोचना है कि प्लस भी माइनस भी। अगर कोई ये बोलता है कि नोट में लक्ष्मी गणेश जी की इमेज होनी चाहिए, पॉजिटिव निकालिए निगेटिव निकालिए, ऐसा नहीं पॉजिटिव वाह ये तो अच्छी बात है, नेगेटिव भी निकालिए। ये आप एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट आपका ये कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दिक्कत यूपीएससी के इंटरव्यू में होगा, आपको मेंस लिखने में होगा। प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, प्रीलिम्स में आपके पास वही क्वेश्चन सामने ऑप्शन भी होता है, बस निकालना, वो जादू खेल होता है। जहाँ मार्क लग गया वो अब सही हो गया। मेंस में कोई जादू नहीं होता है, मेंस में कोई जादू नहीं, कोई मतलब छू मंतर नहीं होता है, वहां पर सब चीजें एक्शन होती है, ठीक है। ये हो गया आपका इसका। लेकिन अगर हम बात करें विरोध के बारे में, विरोध के बारे में कौन कौन से पॉइंट निकल के आते हैं, विरोध की बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कौन सा है, आर्थिक मानदंडों के आधार पर, इसके बेसिस पर बात करें तो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये इसके अगेंस्ट में है। यानी कि आर्थिक आधार की हम जो बात कर, मानदंडों की बात कर रहे हैं, ये इसके अगेंस्ट में है। क्योंकि साफ साफ ये बोला गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इन प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पर लिखा गया कि इकोनॉमिक कंडीशन में, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, जो कि हम बोलते हैं कि मेल फीमेल वो सेक्स, ठीक है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, किसी के जन्म स्थान के आधार पर, जब हम इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो ये नहीं करना है। क्योंकि आर्टिकल 15 साफ साफ ये कहता है, ये तो साफ साफ ये, अब जब वो पॉइंट, पांचों पॉइंट यहाँ पे नहीं, तो आर्थिक आधार पर आप नहीं कर सकते हैं, ये साफ साफ ये हमारे संविधान में लिखा गया। लेकिन क्योंकि हमारे संविधान में ही कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, और उसी के तहत आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 3, 4, 5 जोड़ा गया, उसी के सीक्वेंस में 6 जोड़ दिया गया। तो ये क्वेश्चन मार्क तो उठ जाता है। संवैधानिक तरीके से हम बोले कि यस, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि 5 राउंड के छोड़ के आप किसी को किसी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हो रहा है। जॉब के लिए यहाँ पर थोड़ी सी छूट है कि रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, 2 और कौन सा है, रेजिडेंस भी है, डिसेंट भी है। अगर आप कोई डिसेंट मतलब कि आप कुछ मेरिट बेसिस पर या फिर कुछ रिलेटिव्स हो गया, रेजिडेंस भी यहाँ पर, जो कि तमिलनाडु देता है, यानी कि आप वहाँ का रेजिडेंस हो तो आपको मिल जाएगा जॉब, ठीक है। इसके आधार पर तभी तो हर स्टेट में जो यूपी पीसीएस होता है तो उसके लिए एक बड़ा से कोटा फिक्स होता है उस स्टेट के लिए। कुछ ही कोटा होता है जो कि दूसरे स्टेट के लिए, बाकी सब स्टेट के लिए होता है। आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं, लोकल जो स्टेट एग्जाम होते हैं, वहां पर आपको ये अगर मालूम, अगर ये भी होना चाहिए कि उसके लिए स्टेट अपनी जो पब्लिक है या जो लोकल्स, जो यूपी के निवासी है, उसके लिए जो कोटा है जॉब्स के लिए, वो मैक्सिमम रखता है 80%, 75%, कुछ इस तरीके से, कुछ तो 90% रखते हैं, 10% है बाकी सारे स्टेट वाले, और कहीं कम भी है। तो ये डिसाइड तो स्टेट ही करता है, राज्य ही करता है इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर भी आर्थिक मानदंडों के आधार पर
ये किया गया, तो ये सबसे पहले गलत है, ये सबसे पहले ये गलत है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये कि बहिष्करण और विरोधी योग्यता क्या हो गया, इसका मतलब बहिष्करण यानी कि इसको आप बोल सकते हैं कि जो एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन यानी कि यहाँ पर जो पेटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन जो फाइल किया पेटिशनर, उस पेटिशन में जो आधार जो बनाया गया ना, ये बनाया गया एक्सक्लूजन को यानी बहिष्करण को ही, कि आप SC ST OBC के जो आर्थिक वर्ग से जो पिछड़े हुए वर्ग, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं SC ST OBC में, उसको आप क्यों भूल गए? ऐसा नहीं कि आरक्षण मिल गया तो उसमें कोई गरीब है ही नहीं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वहां भी है, भले वो कास्ट के फॉर्म में पिछड़े हुए ना, उसके आधार पर उसे दिया गया, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन पे तो वो भी तो आएगा ना, वो भी तो पिछड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि SC ST OBC के लिए कास्ट के लिए पिछड़ा है तो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से बड़ा मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्सक्लूजन जो बोला जा रहा है बहिष्करण, ये एक बोल सकते हैं कि इसमें विरोध ही बोल सकते हैं कि हमें इस आधार पर विरोध इसे जो एक्सक्लूजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, विरोधी योग्यता देखिए एंटी मेरिट, अगर जो मेरिट भी है, अगर जो मेरिट भी है, कैसे SC ST OBC में आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि इसमें बहुत सारी ऐसी जो ग्रुप है, सेक्शन है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे, क्योंकि उनकी जो वार्षिक आय 8 लाख से कम है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो क्या अगर वो मेरिट पे आते हैं, अगर वो सच में वो एलिजिबल है कि 8 लाख से कम है, तो फिर भी तो नहीं हो रहे हैं। तो ये एक एंटी मेरिट है, मतलब मेरिट है क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और क्योंकि ये SC ST OBC कवर नहीं कर रहा है तो ये एंटी मेरिट हो गया। ठीक है, तो एंटी यानी कि विरोधी योग्यता ये हो गया, तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। यहाँ 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिए क्योंकि छोटा छोटा था तो इसे मैं ऐड कर दिया। M नागराज बनाम भारत संघ यानी कि M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में कुछ बातें निकल के आती है। क्या इसमें साफ साफ ये बोला जाता है कि आप इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे, यानी कि इक्वालिटी मेंटेन करेंगे, और ये साफ साफ बोल दिया गया कि इक्वालिटी जो ये एक हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। इस जजमेंट में यानी कि हम विरोध की बात कर रहे हैं, हम इसमें भी देखिए फेवर के पॉइंट में यहाँ भी एक केस देखें, ठीक है, जो कि राम सिंह बनाम वर्सेस भारत संघ केस देखें। यहाँ भी एक केस देख रहे हैं जो कि इसका नाम है नागराज वर्सेस भारत संघ केस 2006। इसमें साफ साफ ये बोला गया, जो हम बोल रहे हैं ना, इसको ध्यान लिखे नहीं, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो समानता का जो अधिकार है, इक्वालिटी जो है, इसे बोला गया कि ये एक मूल ढांचे है हमारे संविधान का, यानी कि इक्वालिटी जो है बेसिक स्ट्रक्चर है आपके संविधान का, ये बोला गया। जब ये बोला गया यानी कि इक्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये इक्वालिटी तो है नहीं, EWS में कुछ ही सेक्शन को आप कवर कर रहे हैं, तो ये आपका इक्वालिटी नहीं आएगा। ठीक है, आर्थिक बोझ देखिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल जो बर्डन है, ज्यादा नीचे हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिकल जो बर्डन है ये भी एक इशू निकल के आता है। इकोनॉमिकल बर्डन में ये बेसिकली फोकस किया जाएगा कि अगर सरकार अगर आरक्षण देती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, तो सरकार के ऊपर भी तो बोझ बढ़ेगा ना, आप आरक्षण दे रहे हो उसे, लेकिन आपके ऊपर तो बोझ बढ़ने वाला है, तो ये एक आर्थिक बोझ ही होगा जो सरकार के ऊपर ही ये होने वाला है, क्योंकि आर्थिक जो रूप से जो पिछड़े है, आर्थिक रूप से उसको हेल्प भी की जा रही है, भले जॉब देके की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सरकार की मतलब कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से बढ़ वो बढ़ने वाली है, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ निकल के आता है। अब नीचे कुछ आर्टिकल यहाँ लिखे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आर्टिकल यहाँ पर 15 क्लॉज 4 है, 16 क्लॉज 4 है, 16 क्लॉज 4 और ए है। क्या क्या कहता है, क्यों लिखे ये आर्टिकल यहीं पर, क्यों लिखे? देखिए इस आर्टिकल मतलब ये हुआ कि भैया आप ये तो मान के चलो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है ना, ये आपको स्पेशली जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करता है। किसको? तो SC ST, उसमें साफ में लिखा गया पिछड़े वर्ग को, और उसमें एक वर्ड लिख दिया गया पर्टिकुलरली SC ST कैटेगरी को, OBC भी इसमें आएगा, तो पिछड़े वर्ग में 15 क्लॉज 4 में इसके साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। 5 जन बोल दिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 16 क्लॉज 4 में बोला गया कि आपको
जॉब देने में, उसमें भी प्रमोशन में, एक तो होता है कि जॉब देना उसमें रिजर्वेशन, एक होता है प्रमोशन देना, उसमें स्टेट के हाथ में, राज्य के हाथ में है कि वो प्रमोशन किसको देना है। और उससे लगे कि सच में इस वर्ग के जो लोग हैं इससे प्रमोशन में थोड़ी सी कमी है या ये आगे प्रमोट कम हो रहे हैं, तो सरकार ये प्रावधान कर सकती है। इसे आर्टिकल 16(4) बोलता है, हम नहीं बोल रहे, ये भी हो सकता है। 16(4) सॉरी, ये 16(4)A में बोला गया प्रमोशन के बाद, यहाँ पे बोला गया एजुकेशन अपॉर्चुनिटी बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी में भी आपका जो आरक्षण हो सकता है, जो पिछड़े हुए वर्ग है, SC हो, ST हो, OBC हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और ये पॉलिटी हम पढ़ते भी होंगे, ठीक है। बस हम इस चीज को लिंक कर दे रहे हैं कि हमें विरोध में क्या पॉइंट हमारे पास में, सपोर्ट में क्या पॉइंट है हमारे पास में, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम आपके पास में, ठीक है, ये इंग्लिश से क्वेश्चन है, तो आई होप कि आप हिंदी से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे कानून के शासन की मुख्य विशेषताएं माना जाता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 18 का ये क्वेश्चन है, और अगर आप हो सके तो आप कमेंट में आंसर दीजिए। मेरी नज़र सबकी पर होती है, ठीक है, कमेंट देखते जरूर है, बस कमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नहीं तो मेरी कैटेगरी भी फिर वो जो चैट नहीं होता, बड़ा चैट होते रहते हैं, उसमें आ जाएगी, लेकिन हम कमेंट नहीं आना चाहते। तो जल्दी बताइए आप, ABCD में पहले क्या क्या लिखा हुआ, शक्तियों की सीमा, यानी कानून के शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ के बारे में, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा आप जानिए, थोड़े को इम्प्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए, और इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लगता नहीं, कॉमन सेंस लगता है। तो सर कॉमन सेंस बढ़ाए कैसे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आई होप कि आप आंसर दे चुके होंगे। जिनका आंसर यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, क्या चीज है, C आ रहा है, ठीक है, वो सही है। क्या है, शक्तियों की सीमा, ये भी कानून के शासन में आता है, ठीक है, कानून के समक्ष ये भी आएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी, ये तो कहीं ऐसा कहीं वर्ड लिखा नहीं किया है, यानी कि अगर इंग्लिश से बात करें तो पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पीपल्स की ड्यूटीज होती है, पीपल्स की ड्यूटीज है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर है, ठीक है, पॉलिटी में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। जब भी पॉलिटी आप पढ़े ना, हर एक वर्ड को सिंपल ही चीज पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, समझ के। ड्यूटीज जब पढ़ा जा रहा, ड्यूटीज को ड्यूटीज की तरह पढ़िए, ड्यूटीज का वर्ड को एक्सप्लेन करना बड़ा ये है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर बोले सरकार प्रति लोग की जिम्मेदारी, ये बिल्कुल गलत है। जब 3 गलत हो गया, तीसरा, तो यहाँ पर 3 है, इसको गलत कीजिए, 3 यहाँ पर भी है। और आपको मालूम है शक्तियों की सीमा ये तो होती है, ठीक है, तो ये आपका 1, 2 और 4 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और GS पेपर 3 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है आर्टिकल ये है कि रिसेंटली अभी जो कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में, क्या है ये कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। ये क्या, देखिए पेपर 3 में आ रहा है, फंगस से संचालित जैव संश्लेषित नैनो सोने के कणों पर एक सहयोगी शोध की जर्मनी से एक अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हुआ है। अब सर ये तो बड़ा दिक्कत हुआ, इसका हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, सुनिए हुआ क्या। अभी हाल ही फिलहाल में एक बोल सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए नैनो पार्टिकल्स मतलब आप बोल सकते हैं कि जो बहुत छोटा हो, और नैनो पार्टिकल्स मतलब छोटा, यहाँ पर छोटा तो है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ा, क्या, कोडी गोल्ड, ठीक है। अभी इसका अभी आगे वर्ड क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये जो नैनो पार्टिकल्स कोडी गोल्ड डेवलप किया गया, जिसे बनाया गया, और बनाने के बाद में पेटेंट भी बना लिया इसका, कौन, जर्मनी वाले, इसमें इंडियंस भी शामिल थे, लेकिन जर्मनी के पास में पेटेंट दिया, क्योंकि उसकी पेटेंट किसके पास जाता है, आपको सोचिए कि जिनकी दिमाग, जिनका कार्य, जिनका काम ज्यादा लगा हुआ, इंडियंस भी थे, लेकिन जर्मनी को पेटेंट दिया गया इस ड्रग्स, इस नैनो पार्टिकल्स के लिए। क्या ये होता है, सुन लीजिए। ये आप अगर कुरकुरे खाए होंगे, कुरकुरे जो इस तरह कुछ दिखता है, इमेज में अगर देख पा रहे हो, कुरकुरे को आप इमेजिंग कीजिए, तो सोचिए, उसको दिमाग में लाइए। कुरकुरे का जो साइज होता है, जिस कलर का भी होता है, उसी साइज का ये भी है। क्या मजा आ गया, मतलब उसी साइज का ये भी है। बोले सर ठीक है, वो दिख रहा है उस तरह, लग भी रहा है उसी तरह,
और उसी तरह मतलब खाने की चीज़ नहीं है। अब वैसे इसका यूज कहाँ पर है, क्या इसका कर सकते हैं और क्यों पेटेंट किया गया, थोड़ा सा इसको एक सिंपल आसान भाषा में समझिए। क्या होता है ना कि जब भी आपको आपकी बॉडी में कोई भी ड्रग्स हो गया, कोई मेडिसिन हो गया, ड्रग्स बोलते हैं मतलब उसको वो ड्रग्स नहीं समझेगा, ड्रग बोलेंगे तो मतलब कि वो मेडिसिन ही है, इंग्लिश में ड्रग बोलते हैं। मेडिसिन हो गया या कुछ दवाई हो गया, कुछ इंजेक्शन हो गया, कुछ भी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी में आपको डालनी है और तुरंत उसमें फास्ट तरीके से और सही तरीके से उसमें आपकी बॉडी तक पहुंचे, इसके लिए आपके पास में इंजेक्शन है, आप टैबलेट खाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इससे भी कुछ तेजी से कुछ चीज़ें हो सकती है कि जो इंजेक्शन से भी तेज आपकी बॉडी में चीज़ें फास्ट तरीके से चली जाए। फास्ट में जाना बड़ी बात नहीं है, फास्ट तरीके से जाके फिर चीज़ों को बॉडी में पूरा वो स्प्रेड हो जाए, जो भी उसका एक रिजल्ट है, वो इम्पैक्ट है, वो बॉडी में दिखे। ये फास्ट तरीके से नहीं होता है। आप फीवर की भी पैरासीटामोल खाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सही होने में, टैबलेट पेट में जाता है, घुलता है, मिक्स होता है ब्लड के जरिए, सेल के जरिए आगे पीछे, ये आपने थोड़ा बहुत जाना होगा। लेकिन यहाँ फास्ट करने के लिए ये चीज़ें डेवलप की गई। होगा क्या इसमें, इस चीज़ को थोड़ा हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि दवा का जो वितरण है, यानी कि जो ड्रग की डिलीवरी है, ड्रग की डिलीवरी जब बोल रहे हैं मतलब यहाँ पर ये मत समझना कि ड्रग की मतलब जो डिलीवरी वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि जो आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ नहीं, बॉडी में डिलीवरी, ठीक है, ड्रग की डिलीवरी बॉडी में, दवा का जो वितरण बॉडी में, वो तेजी से होता है, जो अभी हम जस्ट समझाए। यानी कि ये एक जरिया है, हम ये बोल सकते हैं एक जरिया है। इस जरिए से आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ें, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे आपका सॉलिड में हो, जिसे भी हो, बॉडी में आपकी जल्दी से फास्ट तरीके से पहुंचा जा सकता है। इसी के लिए बनाया गया है। सर इतना के लिए कितना टफ चीज़ें वर्ड जोड़ देते हैं आप, फिर अभी दिमाग क्वेश्चन आएगा सर ये बड़ा टफ यूज हुआ है इसमें, सोने वोने यूज किया, कुछ गोल्ड वैसे कुछ है क्या, गोल्ड कुछ सोना में कुछ है क्या, यहाँ पर सोना में यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते क्या चीज़ है, सोना यहाँ जो यूज किया, सोने के यौगिक यानी कि गोल्ड के कंपाउंड होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो कार्बन के भी कंपाउंड होते हैं, और उस कार्बन C12 जिसे बोलते हैं कार्बन रेडियो डेटिंग, जिसके जरिए से स्टोन्स, या फिर जो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसके जरिए जो स्टोन्स की जो एज है, उम्र है, उसको निकाल लेते हैं कि इसके जो वास्तविक जो इसकी एज है कितनी पुरानी है, वो निकालते हैं। वो कार्बन C12 क्या है, वो कंपाउंड ही है, कार्बन कंपाउंड है, यानी कार्बन से कुछ कार्बन मिल के बना हुआ है। तो उसी तरीके से सोने के कंपाउंड होते हैं। गोल्ड एक जो आप सुनते होंगे, ठीक है, वो तो रियल एक गोल्ड है, ठीक है, लेकिन गोल्ड में के भी कुछ उसमें कंपाउंड, गोल्ड के कुछ इसके जो केमिस्ट्री के फॉर्म में बोल सकते हैं, इसके अपने कंपाउंड होते हैं। ये कंपाउंड है, ये पूरा गोल्ड आप नहीं मानना, ठीक है, ये तो समझ लें गोल्ड वो दिख तो रहा होगा कुरकुरे की तरह, ये गोल्ड नहीं, गोल्ड के कंपाउंड है, ठीक है। सोने के ये यौगिक तो है। अब इसमें जो यूज किया गया है, एक वर्ड यहाँ पर कॉर्डी स्पेस मिलिटेरिस, और यहाँ पर गोल्ड सॉल्ट। यहाँ जो तीन जो वर्ड बोला गया, कॉर्डी गोल्ड बोला गया, ये कॉर्डी गोल्ड, ये यहाँ पर ये है कोडी को, इस यहाँ पर जो कोडी गोल्ड बोला गया, यहाँ पर दो चीजें मिक्स करके बनाई गई इसको, क्या, एक गोल्ड सॉल्ट को, सॉल्ट मतलब आप बोले नमक, नमक नहीं है, कंपाउंड ही है, ठीक है, और एक कोडी स्पेस मिलिटेरिस को। अब ये दोनों होता क्या है इसको समझिए। कोडी स्पेस मिलिटेरिस जो है ना, ये एक परजीवी कवक है, ये एक पैरासाइटिक एक फंगस है, फंगस तो समझते हो फंगस, ये एक पैरासाइटिक एक परजीवी एक कवक है, ठीक। या फिर आप इसको इस नाम से जानिए, एक सुपर एक मशरूम है, मशरूम समझते होंगे ना, मशरूम का हिंदी हम नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं तो बड़ा बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा बोलने में। सुपर एक मशरूम है, सुपर मशरूम बोलिए या फिर इसे परजीवी कवक बोलिए, फंगस बोलिए। एक मशरूम भी कवक ही होता है, एक फंगस ही होता है, बस इतना ही कि वो हम लोग खाते भी हैं। एक हम क्लास लेते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा था, शायद जम्मू कश्मीर के बारे में था, और वो योजना में लिए हुए थे, शायद आपको कुछ लोग उसमें ज्वाइन भी किए होंगे, कुछ लोग तभी नए ज्वाइन किए हैं मेरी क्लास में, मतलब ये आप ही लोगों का सपोर्ट है, और क्लास को आप लोग शेयर भी करते हैं, और जो लोग नहीं करते प्लीज़ शेयर भी कीजिए बीच बीच में, कभी कभी थोड़ा थोड़ा, ताकि क्लास की इम्पोर्टेंस, क्लास में जो क्राउड है वो ज़्यादा बढ़ सके, ताकि ये लगे कि यस पीआईबी की इम्पोर्टेंस जो लोग समझ, जिस दिन पीआईबी की जो क्लास है, मतलब ये मान चलिए कि जिस दिन 300 प्लस लाइव वॉचिंग जब आएंगे ना, 300 प्लस, ये एक दिन नहीं डेली बस,
तो समझ लेना कि यहाँ से एग्जाम बोर्ड से रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अहमियत समझना स्टार्ट कर देंगे कि पीआईबी की अहमियत क्या है। अहमियत नहीं समझ रहे हैं, दिक्कत ये है। लेकिन उम्मीद है, पूरे विश्वास भी है कि जिस तरह आप लोग समझे उसी तरह इसकी जो अहमियत है ना, और भी लोग समझेंगे। वनडे एग्जाम की तरह ये एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। और जो वनडे एग्जाम और जो यूपीएससी एग्जाम को साथ में लेके चलते हैं ना, ये बहुत दिक्कत होगी। तो जो लोग इसे करते हैं, ठीक है, किसी का नाम हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, इसको आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना रखेंगे, ठीक है। नहीं तो वनडे और आपका यूपीएससी दोनों खिचड़ी हो जाएगा। और अब मालूम है कि कुछ मिक्स होता है फिर क्या होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बोल रहे हैं, ये एक परजीवी कवक है, ये सुपरिक मशरूम है। और जो गोल्ड सॉल्ट यहाँ बोला गया ना, ये एक सोने के कंपाउंड है, सोने का यौगिक है। तो दो चीज से बना हुआ है। कोडी यहाँ ले लिया, कोडी गोल्ड, नैनो पार्टिकल्स इससे बना दिया गया, दोनों इससे बना हुआ है, ठीक है। कोडी गोल्ड मिलिटरीज और गोल्ड आपके सॉल्ट से। ये क्या होता है? परजीवी कवक होता है, ये सुपर मशरूम बोलिए। गोल्ड सॉल्ट क्या होता है? ये आपका एक सोने की यौगिक हो, यानी कि एक कंपाउंड है सोने का, ठीक है। इसको मिला खाना गया। आप बोलेंगे सर ये ऐसा तो नहीं मानेंगे, अब फंगस जो होता है वो आपका लिविंग थिंग होता है, यानी जीवित होता है ना, ऑलमोस्ट, क्योंकि पेड़ पौधा से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जैव संश्लेषित ये आपकी चीजें है। जैव जब बोल रहे हैं कि बायो सिंथेसाइज्ड, यानी कि बायो जब बोल रहे हैं कि कोई चीजें लिविंग थिंग वहां पर है। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगी कि गोल्ड जो कोडी गोल्ड जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये एक बायो सिंथेसाइज्ड पार्ट एक इसे बोल सकते हैं कि चीजें हैं। तो आप कंफ्यूज होंगे, ये तो पार्टिकल्स बोला जा रहा है, तो बायो कहाँ से आ गया, जैव कहाँ से आ गया? आप ये स्टेटमेंट गलत। तो एलिमिनेशन के लिए यही आपका स्टेटमेंट काम आएगा। छोटी सी बात है लेकिन यही काम आएगा। बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं उतने नॉलेज के साथ में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। क्योंकि आप इतना में से क्वेश्चन को थोड़ा भी आ रहा है तो एलिमिनेट आप कर देंगे एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए, और ये बहुत काम आता है। पूरा नॉलेज किसी पास नहीं होता है, जो पूरा नॉलेज लेके जाता है ना, यही वो झूठ बोल रहा है कि हमें पूरा सिलेबस याद कर लिया, पूरा पढ़ लिया। झूठ है, कुछ नहीं होता है। आप ट्रेन होते हैं, आप ट्रेन किस तरीके होते हैं कि आपने थोड़ा पढ़ा और आप इम्प्लीमेंट करना सीख गए, थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन बनाना सीख गए, ये होता है। ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और वो वही सच्चा और यूपी से निकाल भी लेता है वो इंसान, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, इसे शॉर्ट में कोड जो गोल्ड सॉल्ट नैनो पार्टिकल्स है, इसे शॉर्ट में बोला गया कोर ONP। इंग्लिश में देखिए, क्योंकि आपको इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें आपको आसानी पड़ी। कोर यानी AUNP, ठीक है, कोर AUNP, ये लिख लीजिए। ये यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, तो उसमें फिर दिक्कत होगा आपको। देखिए चिकित्सीय दवाई, यहाँ जो वर्ड लिखा गया, सब पॉइंट तो बात कर चुके हैं। एक जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ चिकित्सीय दवाई, यानी कि थेराप्यूटिक ड्रग्स। जब हम बोलते हैं ना कि ये जो आप बनाया गया ये एक ड्रग है, एक दवाई है, मेडिसिन है, एक मेडिसिन की तरह ये काम करेगा आपके बॉडी में। और ये थेराप्यूटिक यानी कि एक चिकित्सा के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए है, ठीक है। यानी कि जो कीवर्ड यहाँ लिखे हैं उस कीवर्ड से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बन जाएगा। ये नहीं बोलेंगे सारा स्टेटमेंट यही पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी के लिए हम स्कैन करते हुए उस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट कीवर्ड इंपॉर्टेंट है वो हम लिख आते हैं। इंग्लिश वाले इधर से लिख लेंगे, ठीक है, और हिंदी वाले इधर से लिख लेंगे, दोनों आपके लिए है ना। ये क्लास है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इसी सारे क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। आपने क्वेश्चन देखा भी होगा। क्वेश्चन क्या है कि अच्छा गुच्ची, यहाँ इंग्लिश आ गया ना, इंग्लिश से देख लीजिए, ठीक है, और थोड़ा हम हिंदी से ले आते हैं कि कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्ची के संदर्भ में विचार कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित बयान पर, ठीक है। क्या है बयान? यह एक कवक है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगता है, ठीक है। इसकी व्यावसायिक रूप से उत्तर पूर्वी हिमालय की तलहटी में खेती की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है? ABCD, ठीक है, ABCD। एक अगर आपने थोड़ा बहुत, अगर हम
क्योंकि लास्ट ईयर कुछ हम तो अगर लास्ट ईयर होते तो हम इसको बताते जरूर, लेकिन लास्ट ईयर नहीं था। हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और हर एक पॉइंट कवर करते हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ करंट अफेयर छूटे ना। अब इससे गुच्ची वर्ड है, ठीक है, अब ये कितना डिस्कस हो सकता है, इसमें डिस्कस ज़्यादा नहीं होगा। इससे पिछले टॉपिक में कितना अभी डिस्कस किया, 5 मिनट 7 मिनट इतना ही किए होंगे, और तो नहीं किया ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे गुच्ची भी आपका है, ये भी आपका बोलते कवक है, ये फंगस है, ये फंगस है, और ये कुछ हिमालय वाले इसको इसको वहां पर इसको उगाया जाता है, यानी क्रॉपिंग होती है। लेकिन इसको व्यावसायिक रूप से नहीं होता, इसका कमर्शियली इसका जो कल्टीवेशन है, क्रॉपिंग नहीं होती है, ठीक है। तो क्यों होगा गुच्ची की इंपॉर्टेंस, क्यों होगा, गुच्ची की ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ये उसी तरीके से तो कमर्शियली इसका नहीं होता। लेकिन अब जो आपसे क्वेश्चन, अब ये तो कौन सही होगा, ये गलत हो गया तो ये आपका 1 और 2 सही हो गया। लेकिन इसमें जो आपसे क्वेश्चन है ना, ये आपसे पूछे जरूर कि ये क्या चीज है, एक बायोसिंथेसाइज्ड एक ड्रग है, या फिर एक चिकित्सीय एक ड्रग है, या फिर कमर्शियली इसको उगाया जाता है, या इसको उगाने बोलते हैं, कमर्शियली इसको बनाया जाता है, ये बोल सकते हैं। तो आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो जैसे आपके पॉइंट जो आर्टिकल है उस तरीके से आपके पॉइंट बना के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस क्वेश्चन वो भी हम लेके आएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि यस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम जो टॉपिक लेके आते हैं उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन, ताकि आपको एक रिलेटेड आपको रिलेशन मिल सके, यस सर के जो आर्टिकल जो डिस्कस कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ संबंध है प्रीवियस क्वेश्चन के, ठीक है। और इस मेहनत के लिए बस एक ही मेरा रिजल्ट है कि जितना सपोर्ट आप करेंगे उतना ही हम और भी स्कोर इंप्रूव करके हम लाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, और भी हम मेहनत ये करेंगे कि आपकी बहुत ही सिलेक्टेड जो टॉपिक्स होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल डेली बहुत आते हैं, उसमें से भी जो सिलेक्टेड है उसको हम लेके आए, ज़्यादा आर्टिकल्स कवर कर सकें एक सेशन में, ठीक है। चलिए अगला जो आर्टिकल ये आपका प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स है, यानी कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है। ये क्या है, छोटी सी आर्टिकल है, बस आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी नहीं करना है, जितना जाना है उतना आपको हम बताएंगे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो कि ये किस में आता है, ये शिक्षा मंत्रालय में आता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है, यानी इंग्लिश इसको बोले द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही आता है। हाल ही में इन्होंने रिलीज किया क्या, तो ने 2020 और 21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेशों हैं के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। जारी कौन किया, आपका शॉर्ट में बोल दे तो ये आपका DSEL, ठीक है, यानी कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया। किसके अंडर में आता है, ये आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है। जो शिक्षा ऐसे नाम से मालूम चल रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या रिलीज किया, तो रिलीज किया है PGI, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन्होंने रिलीज किया, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन्होंने रिलीज किया, ठीक है। ये तो पूरा हो गया। इसके बारे में थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। अब इसका कोई बेसिक तो होगा नहीं, क्या बेसिक होगा, अब इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, ज्यादा भी नहीं थोड़ा नॉलेज। अगर आपको बोल दें हम बिना कुछ समझाए कि एजुकेशन के रिगार्डिंग है, शिक्षा के रिगार्डिंग है, तो कौन सा स्टेट, क्योंकि यहाँ बोला गया ना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के लिए, तो कौन सा स्टेट जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है शिक्षा के फील्ड में, केरल होगा। आप यही बोलेंगे केरल होगा, यस, तो केरल यहाँ पर भी टॉप में है। केरल हो गया, इवन पंजाब भी हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब की जो ग्रेडिंग है ये अच्छे बताए गए खासकर इस इंडेक्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, बस इतना याद है केरल के आपके टॉप में। लद्दाख आपकी यूटी के बाद, तो यूटी में आपका लद्दाख है, ये आपके एसएससी के लिए बनते हैं, तो हम यहाँ नहीं बताएंगे। इसके लिए क्या आपको जाने नीड है, इसके लिए आपको जाने की नीड यहाँ पे है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली का व्यापक विश्लेषण, यानी कि इस जो आपका इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इंडेक्स जो आपको जारी की जाती है सूचकांक, जो इसका मेन पर्पस क्या होता है। हर एक इंडेक्स का एक मेन उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य क्या है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली को व्यापक विश्लेषण करना, कि आपकी स्कूल में जो शिक्षा प्रणाली है कितने अच्छे से हो रही है, क्या प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्या वहाँ पर जो स्टूडेंट और टीचर के जो रेशियो है क्या वहाँ पर उसको मेंटेन किया जा रहा है। हर चीज़, अदर जो क्यूरिकुलम होती है स्कूल्स में, अदर जो एक्टिविटी होती है क्या उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है। और ये अगर हो रही है तो आप बोल सकते हैं कि
आपका व्यापक विश्लेषण आपका हो रहा है शिक्षा का उस तरीके से, ठीक है। सेकंड में यहाँ पर साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण, यानी कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। अब यहाँ एक वर्ड है एविडेंस भी है, यानी कि आपके पास साक्ष्य भी है। एविडेंस बेस्ड यानी कि अब वो कंट्री, वो देश जहां पर जो शिक्षा की जो प्रणाली बोल सकते हैं, सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी है, हमने वहां पे एविडेंस देखे हैं कि ये कुछ एक्टिविटी वहां पर लाया गया, स्कूल में ये ये इंट्रोड्यूस की गई और वहां पर की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत अच्छी हो गई, तो एविडेंस हमें है, तो एविडेंस मिल गया। एक एग्जाम्पल लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी तरह सब कुछ होता है, एविडेंस मिल गया। कुछ एविडेंस और भी हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल, तो उस तरीके से हमने क्या किया, उसके बेस पर जो नीति के निर्धारण है वो हमने करना स्टार्ट किया, पॉलिसी मेकिंग कर रहे उसके अकॉर्डिंग। जो भी शिक्षा के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो नीति निर्धारण जो कर रहे हैं, वो उसके लिए हमें एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, यानी साक्ष्य पे ये आधारित होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया हो। इसके बाद नेक्स्ट में लिखा गया गुणवत्ता की शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए इस इंडेक्स का मेन मोटो क्या है कि जहां पर क्वालिटी एजुकेशन हो रही है, देनी है, और वहां पर कुछ करेक्शन करना है, कुछ सही मतलब गलत को सही करना है, ठीक है, तो हमें वहां फोकस करनी है। और उसके लिए जो, और क्यों करनी है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए करनी है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो ये एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला दूसरा दो इसका मेन उद्देश्य है ये आपका, ठीक है। परिणाम प्लस शासन प्रबंधन 70 लिखे आप, क्या लिखे सर आप, अभी तक तो हमने ये सुना है कि 35 प्लस 30 70 होते हैं, लेकिन आपने तो वर्ड को यहाँ 70 कर दिया। ये आपके शॉर्ट नोट्स के तरीके होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये हाथ से लिखते तो कुछ हम और लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, मेरा भी नोट्स कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा सा पीडीएफ में चेंजेस, बदलाव यही है आपका, पीडीएफ में बदलाव हम ये, क्योंकि पीडीएफ में पढ़ाना क्या होता है मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, टफ था, ठीक है, लेकिन अपने आप को बदल रहे हैं। और थोड़ी डिमांड होती है, आप जहाँ काम करते हो वहाँ से भी डिमांड होती है कि पीपीटी में थोड़ा लाने का, तो उनके साइड से भी सही है। और हमें भी लगता है कि जिस तरह से जो चीज़ें बदल रही है, आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा जो चीज़ें ना विजिबल हो सके, वर्ड आपको क्लैरिटी हो सके, वर्ड अगर आप जो हम लिखेंगे वहाँ पर उसी वर्ड को क्यों ना हम उसको पहले से लिख के ले आए, ताकि वो आपके लिए वर्ड ऐसा नहीं कि सर ये क्या लिखे हैं, वे भी एक प्लस पॉइंट है। तो हमने कहा हर चीज़ का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है। अगर हम इसी, अब ये मेरे लिए बहुत माइनस पॉइंट था, पीपीटी हम अपने एग्जाम में फरवरी से पढ़ा रहे हैं, पीपीटी यूज करना मेरे ख्याल से 99% जो है ना हाथ से लिख के पढ़ाया है, बहुत सारे फैकल्टी पढ़ाते भी है। लेकिन ये नेगेटिव न ले, क्योंकि मेरे जैसे इंसान जो कि रिकॉर्ड रहा है, और आपको मालूम है कि आपने कुछ दिन से आप देख पा रहे हो कि हम पीपीटी लेके हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदाज अलग है। बाकी सारे जो पीपीटी होते हैं जो लोग यूज करते हैं उससे ये अलग है, क्योंकि इसमें हम लोग एक ही स्लाइड में इंग्लिश हिंदी और बिल्कुल टू द पॉइंट। तो ये एक आपके लिए भी अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात ये है, मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमें पढ़ना उस चीज, करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि हमें हिस्ट्री पॉलिटी तो हमें याद है, उसके लिए हमें उस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, और उस टॉपिक में क्या कीवर्ड है उसे निकालना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। कुछ लगा कि ये वर्ड ये बहुत टफ है, तो उसका इजी एक शब्द क्या होगा, आसान शब्द, उससे डालना पड़ता है। टफ वर्ड क्यों डालेंगे, टफ वर्ड का यूज ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। आपको एग्जाम में भी इजी लैंग्वेज लिखना पड़ता है, इजी वर्ड यूज करने पड़ते हैं, इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया ना, कोई नहीं। तो यहाँ पर परिणाम और शासन मतलब ये हुआ कि 70 यहाँ पर पैरामीटर्स है, 70 यहाँ पर पैरामीटर्स है, जिस आधार पर इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। जैसे आपका एक हो स्कूल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी रीडिंग हो गई, रीडिंग राइटिंग स्किल्स, और भी जो खेलने की स्किल्स हो गई, ठीक है, बाकी एक्टिविटीज की, ऐसे 70 है, 70, और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 70 को एक में रखा गया परिणाम, यहाँ आपके रिजल्ट, आपके जो आउटकम्स हैं, जो आपके आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, उसके एक ग्रुप बना लिए, उसमें कुछ रख दिए पैरामीटर 30-40 के आसपास में, और एक जो ग्रुप बनाया गया शासन प्रबंधन, यानी कि ऐसा नहीं कि आपके आउटकम्स में ही सारा डिपेंड करता है, जो शासन प्रबंधन है, यानी कि आप बोल सकते हैं जो गवर्नेंस है, इसके ऊपर भी तो देखना पड़ेगा ना, कि ऐसा नहीं कि बच्चा अपना तो एफर्ट्स लगा रहा है, लेकिन क्या शासन प्रबंधन वो सही है, क्या गवर्नेंस सही है, गवर्नेंस अगर सही है तो बच्चा और भी तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है ना। तो दोनों को देखते हुए, किसी पे ऐसा नहीं बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, बच्चे की क्वालिटी देखनी है, ये नहीं, शिक्षा कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप, इसके रिगार्डिंग इंडेक्स रिलीज कर रहे हैं
तो आपके पास में दोनों होना चाहिए। एक बच्चे का आउटकम्स क्या है, एक जो गवर्नेंस यानी कि शासन जो प्रबंधन है उसमें भी क्या पैरामीटर्स है। तो इसे दोनों को डिवाइड कर देगा और 70-70 किस में है उसका आप उतना डीप नहीं जानेंगे, 70 किस में कितना है, ठीक है। 1000 यहाँ जो अंक लिखे ना ये क्या है, इस इंडेक्स में नंबर दी जाती है, जैसे कि जिसे 700 से 900 के बीच में है वो रैंक 1। तो यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। तो पिछले साल जब ये इंडेक्स रिलीज होता है, पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंट्री ने लेवल 2 तक नहीं पहुंचे थे। अब ऐसे 4-5-6 कंट्री है जो कि राज्य है जो कि दूसरे लेवल तक पहुंच चुके हैं, फर्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। फर्स्ट लेवल यानी कि 1000 से प्लस, ये 1000 में ही मान चलिए, ठीक है। तो ये आपका 1000 जो है ये मार्क्स है, ये डिसाइड करता है कि लेवल 1 है आपका, लेवल 2 है या लेवल 3 है आपका, ठीक है। ये डिसाइड करता है। आगे हम बात करते हैं इसमें, और आगे मेरे ख्याल से इतना ही है क्योंकि इस टॉपिक में इतना ही है। आगे दूसरा आर्टिकल होगा, क्या है, ट्विन ट्रांजिशन या फिर ट्विन जुड़वा संक्रमण। पेपर 3 में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका जो टॉपिक है इससे मालूम चल जाएगा क्या है, ठीक है। वैसे ये आर्टिकल इसी चीज को मिक्स में रखते हैं, मिसलेनियस में रखते हैं, मिसलेनियस में आप इसी आर्टिकल को रख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। क्या है मुद्दा ये कि विश्व आर्थिक मंच WEF ने कहा है कि जुड़वा संक्रमण दृष्टिकोण नेताओं को अपने संगठनों के भविष्य सबूत के लिए डिजिटल और स्थिरता एजेंडा को एक साथ लाने में मदद कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो ट्विन ट्रांजिशन है इसके बारे में विश्व आर्थिक मंच ने ये कहा है कि जो यहाँ पर कौन लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड के जो लीडर्स होते हैं, हर देश के जो लीडर्स हैं, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जो होते हैं, उनके लिए क्या बोला जा रहा है कि वो भविष्य सबूत के लिए डिजिटल और स्थिरता एजेंडा को एक साथ लाने के लिए, यानी कि यहाँ पर 2 वर्ड है, कौन सा, तो डिजिटल एक है, एक यहाँ पर स्थिरता है। तो हम ये बोलते हैं एक यहाँ डिजिटल है, एक यहाँ पर स्थिरता है। स्थिरता यानी कि यहाँ पर सस्टेनेबल है, दो वर्ड को यहाँ पर एक साथ बोला गया और ये 2 वर्ड को यहाँ बोला ट्विन। और इस ट्विन से जो यहाँ संक्रमण मतलब वो संक्रमण है, या ट्रांजिशन यानी जो बदलाव, यानी कि संक्रमण यहाँ पर इसको कर लीजिए बदलाव, ठीक है। बदलाव जो है, ठीक है, जो बदलाव है इसके बारे में बात की जा रही है, जो बदलाव आएंगे। और ये आएंगे कैसे, जब दोनों को साथ में लेके चलेंगे। क्या मतलब हुआ इसकी, छोटी सी एक तो बात है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ इसको समझते हैं। इसको इसमें तो इतना ही है लेकिन हम इसको समझाते क्या होता है। अगर आप जो तकनीकी है, तकनीकी को कि जो इसके जो अवसर है बोल सकते हैं, या फिर तकनीकी से हम लोग पीछे भाग रहे हैं, तो तकनीकी जितना हम अपनाते हैं और अपनाएंगे किस तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि इसको स्थिरता पूर्वक सस्टेनेबल वे में जब इसको अडॉप्ट करते हैं, यानी तकनीकी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। मेरे पास में एक मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास मोबाइल है। अब मोबाइल मेरे पास फर्स्ट टाइम आया, और क्योंकि इससे पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार तकनीकी के मोबाइल को यूज करना, नेट को आप एक्सेस करना, आप सोशल मीडिया को एक्सेस करना, ये चीज़ें क्या है, ये बोलते जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, डिजिटल जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, या फिर मेटावर्स हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, AR हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब जो कीवर्ड आप सुन रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को यूज कर रहे हैं, आप इस चीज़ को डेली बेसिस पर इस काम में ला रहे हैं, और इसके पहले आपका एक माइंड सेट ये था कि ये सब चीज़ अच्छी नहीं होती है, तकनीकी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत नुकसान भी है, साइबर अटैक भी होते हैं, सुरक्षा को लेकर, प्राइवेसी को लेकर। आपका ये दिमाग में ये सोच था। अब क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी सी आप UPSC तैयारी कर लिए, आपने संजू सर की क्लास देख लिया आपने, क्योंकि साइंस एंड टेक भी वो अच्छे से पढ़ा लेते हैं, तो आप ये पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में ये आया कि अरे यार ये तो सही है, लेकिन सही तब है जब आप इसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करते हैं, स्थिरता पूर्वक जब इसको यूज करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल आपने स्टार्ट किया चलाना और सुबह से शाम हो गया और यूट्यूब देखे जा रहे हैं, सुबह से शाम हो गया फेसबुक चलाए जा रहे हैं, चैट की जा रहे हैं, ये हो रहा है तो फिर बड़ी समस्या है। आप उसमें ये जो वर्ड है ना सस्टेनेबल, वो वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं।
तो दोनों को यहाँ पर बोला गया साथ में लेके चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल और ले मोबाइल की यूज अगर आप कर रहे हैं डेली, आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, 2 घंटे ऐसा रखिए टाइम जिसमें मोबाइल को आप देखिए बिना, या फिर 8 घंटे रखिए जिस टाइम सोने जा रहे हैं मोबाइल को दूर। सुबह 8 बजे से पहले मोबाइल देखेंगे नहीं। फिर आप बोले सर आपकी क्लास से कैसे देखेंगे? क्लास के लिए कोई अलाउ नहीं, कोई मना नहीं है, ठीक है, क्लास देखिए, लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया है सस्टेनेबल कैसे होगा जब आप उसमें पढ़ाई चीज देखेंगे। आप बोलते हैं ना कि हर एक चीज की अपनी मेरिट डिमेरिट होती है। यूट्यूब का यूज एक यूपीएससी एस्पायरेंट एक पढ़ाई के लिए करता है, वही यूपीएससी का एस्पायरेंट ना हो तो जो यूट्यूब का यूज है ना, वो मूवी देखने में, सॉन्ग सुनने में, कॉमेडी देखने में और जो शॉर्ट्स देखने में वो निकाल लेता है। वो अंतर होता है। आप किस तकनीकी को आप कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। आप एक जैसे कोई गाड़ी है, आप उसको चलाना सीख गए, एक ये होता है कि आप एक 40 से 50 की स्पीड चल रहे हैं, ये नॉर्मल स्पीड होता है 45 तक में, आप ये चल रहे हैं तो उस गाड़ी के सही यूज कर रहे हैं। एक वो है जो 100 की स्पीड में चला जा रहा है, ठीक है, खुद की नुकसान भी तो कर रहा है और दूसरों को भी नुकसान करेगा, ठोक के किसी को। तो यहाँ पर आप जो यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का एक मिस यूज कर रहे हैं, अपने टाइम के साथ खेल रहे हैं। मतलब आप वही टाइम को सही जगह लगा सकते हैं। सही जगह लगाने से वही जो तकनीकी है आपके लिए वरदान बन जाती है। आप यूट्यूब में आप तो बहुत मतलब लकी है और समझदार भी है कि आप अपनी जो क्लास है ना, भले जिससे कुछ लोग आते हैं यहाँ चेट करने के लिए, लेकिन हम ये भी सोचते हैं एक इसका एक प्लस पहलू ये भी है, ये लोग पढ़ते भी है। बाकी तो और भी बहुत ज्यादा कुछ चीज़ लाइफ होती है, वहां पर नहीं गए, क्लास में आए, क्लास में इसको ये भी लगता हो कि क्लास में सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे और चेट भी कर लेंगे, भी ठीक है। मतलब बुरी से तो अच्छा है ना, उस बुरे चीज से तो अच्छा है कि आप एक अच्छी चीज में आप आए हैं, थोड़ा बहुत चेट भी करना चाह रहे हैं, थोड़ा पढ़ना भी चाह रहे हैं। तो ये एक मतलब मेरे साइड से हम ये बढ़ावा नहीं दे रहे इस चीज को, लेकिन हमें लगता है कि ये थोड़ा सा प्लस सिग्नल है। और ये क्योंकि बाकी क्लास में आके ये सब करना, और कुछ लोग, हाँ ऐसे नहीं कि ये पूरा मतलब सही है, कुछ लोग जानबूझ के आते ही क्लास में ये गंदगी फैलाने के लिए, कुछ लोग, ठीक है, जो आते ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं, क्लास भी करते हैं। ये लोग से बिल्कुल हम कोई नाराजगी नहीं है, क्लास अब में हल्की फुल्की चेट होता है, ये होना भी चाहिए, ठीक है, हल्का फुल्का, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हो ना तो फोकस वहाँ भी कीजिए। सेकेंडरी आपका चेट होना चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ की मना नहीं है, लेकिन आपका पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पढ़ाई, इसके बाद सेकेंड आपका चेट, थर्ड फिर कुछ भी कीजिए, है ना। तो ये हो गया। इसमें बात किसके बारे में रखा गया, जो ट्विन संक्रमण है। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि हाल ही में जो ट्विन संक्रमण यानी कि जुड़वा जो संक्रमण है या जो बदलाव है, ये खबरों में था, ये किससे संबंधित है। आप वहाँ एक ऑप्शन होगा, या पर्यावरण से संबंधित है, ये आपका आर्थिक जो क्षेत्र वहाँ संबंधित है, इससे कुछ स्टेटमेंट होगा। एक स्टेटमेंट ये भी होगा कि ये तकनीकी से संबंधित है, सस्टेनेबल तरीके से, स्थिरता से यूज करने के लिए रिगार्डिंग, बस कर दीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बस इसके ऊपर डिटेल नहीं है, ठीक है। एक हम और लास्ट में डिस्कस करना चाहेंगे, यही है, हाँ। ये लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी है लास्ट में, तो उसको आप क्वेश्चन को हम देंगे आप। हाल ही फिलहाल में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ है कि पश्चिमी घाटों में यानी कि वेस्टर्न जो आपके घाट है, वहां पर जो है ना 200 से, देखिए 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद में एपिस कैरिजोडियन, ठीक है, एपिस कैरिजोडियन, आप अगर पढ़ रहे हैं इंग्लिश से कैरिजोडियन और हिंदी से पढ़ रहे हैं तो कैरिजोडियन, ठीक है, कैरिजोडियन, ये नामक स्थानिक मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अब क्योंकि ये नई प्रजाति है, वैसे 200 साल के बाद हुआ है, ये तो डेफिनेटली इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। 200 साल के बाद मधुमक्खी की कोई भी नई प्रजाति मिली है, और जिसका बहुत आपसे टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही फिलहाल में एपिस कैरिजोडियन जो है ना खबरों में था, ये क्या चीज है। स्टेटमेंट होगा आपके पास, 4 जो ऑप्शन होगा ABCD ऑप्शन होगा आपके पास में। ऐसा नहीं हो कि 3 स्टेटमेंट दे दिया और उसमें पूछ लिया गया कि ओनली 1 2 3, ऐसे नहीं हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि 4 ऑप्शन ही होते हैं, तो ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है।
तो आपको थोड़ा बहुत, और या फिर पूछते भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो अभी डिस्कस कर लेंगे। 200 साल के बाद में पश्चिमी घाटों मिला। पश्चिमी घाट कैसा है, तो ये बोल सकते हैं ये आपका गर्म इलाका है, ठीक है, थोड़ा सा शुष्क भी है, ह्यूमिड भी है, ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमिड भी है, ह्यूमिड बोलिए या शुष्क बोलिए, इसका हिंदी से एक ही हुआ, ठीक है। ये मिला है कुछ इस तरीके से, वो दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक, तो ब्लैक दिख रहा है, इसे इंडिया में अब क्योंकि यहाँ मिला है, ठीक है, तो इसका और एक नाम है, ठीक है, और एक नाम क्या है, इसका और एक नाम जो है ये किस ये बेसिकली आपको किसी पेपर में नहीं है, आप बोल सकते हैं ये मधुमक्खी की है, तो आप इसको आप या तो इसको साइंस एंड टेक में जोड़िए, या फिर आप इसको पेपर 3 में जोड़ लीजिए, या फिर मेंस में तो जोड़िए मत। सबसे पहले बात, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, पूरा टू द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया एपिस इंडिका, एक टाइम भी दिया गया। 200 साल की हम जो बात की, 200 साल के बाद ये नई प्रजाति ढूंढी गई है, मिली है, ठीक है। तो लास्ट कौन सा था, लास्ट था आपका एपिस इंडिका। बस इसको दिमाग में रखना कि एपिस इंडिका नाम की कुछ चीज थी, वो मधुमक्खी की प्रजाति ही है। या फिर ऑप्शन आपके पास में होगा एपिस इंडिका, और जो कई डियोना जो है आपको पीछे देखे, ये किस चीज का, ये क्या चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा भारतीय काली मधुमक्खियां, ये इसे नहीं, जो पीछे में बोले ना, जो आपका एपिस कैरिजोडियन जो है ना, एपिस कैरिजोडियन, ये इसे और नाम से जानते हैं, किस नाम से, तो भारतीय काली मधुमक्खियां, क्योंकि ये ब्लैक इन कलर में, ये काले दिख रहे हैं। आई होप कि आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक इन कलर में। एक पता है अच्छी बात क्या है कि अगर आप मधु खाते होंगे, हनी अगर आप यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, खाने में यूज करते होंगे, तो अभी तक आपने जितनी भी मधु आपने यूज की है, इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसके द्वारा जो मधुमक्खी जो इकट्ठा की जाती है, ये बेहद ही गाढ़ा होता है, गाढ़ा शहद ही बेसिकली होता है। और इसके लिए जो भी एपीकल्चर जो होता है, यानी जो मधुमक्खी जो पालन करते हैं, एपीकल्चर, एपीकल्चर, तो एपीकल्चर की दिशा में एक बोल सकते हैं एक नई दिशा एक देगी किसको, तो एपीकल्चर को। एपीकल्चर के फील्ड में एक नया बदलाव, एक नई बोल सकते हैं कि दिशा देने वाली है, क्योंकि नई मधुमक्खी शहद की जो क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छा होगी, गाढ़ा होगी। और क्योंकि ये भी देखा गया कि इसकी जो ये लोग खासकर जो शहद बनाते हैं, क्वालिटी होती है, क्वालिटी बोलते हैं कि यूपीएससी की जो क्वालिटी जो आपको दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट, उस तरीके से आपका ये भी जो है क्वालिटी होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। एपीकल्चर की दिशा में आपका महत्वपूर्ण योगदान करने वाली है। अब एक क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में आ रहा है, जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग क्वेश्चन फ्रेम होना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि स्टेटमेंट वाइज, मगर अगर इससे कुछ स्टेटमेंट हो 1 2 3 करके, तो एक में ये होगा कि हाल ही फिलहाल में जो आपका एपिस कैरिजोडियन, ये नई प्रजाति पाई गई है 100 साल के बाद में, हाल ही फिलहाल में पाई गई है, ठीक है। और ये मतलब लास्ट जो पाई गई थी वो आपका कुछ साल पहले था, 2-3 साल पहले, ऐसे कुछ लिखा हुआ, मतलब 2010 में पाई गई सपोज कीजिए, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे में स्टेटमेंट ये होगा, या स्टेटमेंट ये सही भी कर देता है, ठीक है, ये लिख के। दूसरे में स्टेटमेंट ये होगा कि ये जो एपीकल्चर, जो मधुमक्खी जो पालन है, इसके लिए एक नई दिशा प्रदान करेगी, ये भी आप बोले सही हो गया। इसकी शहद की जो क्वालिटी है ये अच्छी होगी, ये भी सही हो गया। मतलब ऐसे स्टेटमेंट बना के कुछ थोड़ा वहाँ गलत कर देंगे, स्टेटमेंट बनेंगे यहीं से, लेकिन क्योंकि हम यहाँ जो पॉइंट लिख के रहे स्टेटमेंट वहीं से बनेंगे। एक तो आपका ये होगा कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आपको फुल फॉर्म याद करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको ये याद रखना है। इसकी लाल सूची होती है, एक रेड लिस्ट निकलती है, इसके रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड है, यानी कि ये जो मधुमक्खी है ये निकट संकट ग्रस्त कैटेगरी में आता है रेड लिस्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक स्टेटमेंट, ये दे देगा आपको, अगर स्टेटमेंट देना ही होगा तो। वैसे हम आप याद रखिए कि क्वेश्चन लेके हम आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, और ये क्वेश्चन अभी थ्योरी चल रहा है। जैसे PIB वीकली होगा संडे, क्योंकि अब संडे स्टार्ट करने वाले वीकली वाला पोर्शन, तो बिल्कुल तैयार रहे, हम क्वेश्चन लेके आएंगे और पूरा 2 घंटा हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप उसमें ये तो नहीं बोलेंगे कि सर थ्योरी आपने पढ़ाई नहीं था, थ्योरी पूरा हम करवा रहे हैं, आपके हर एक करेंट अफेयर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया छठा निर्यात, ये क्या है, इंडिया जो है ना हनी के एक्सपोर्ट करने के मामले में ये 6ठे नंबर में आता है। एक मैंने नया पॉइंट मिल गया,
ये भी स्टेटमेंट कहीं ऐड कर देगा, क्योंकि हनी का क्वेश्चन है, हनी के बारे में रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एपीकल्चर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नई प्रजाति मिली तो हनी तो आ गया ना, अब इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें कवर की जाती है। मीठी क्रांति, देखिए यह स्वीट रेवोल्यूशन, ये यहाँ पर क्यों बोला गया, यहाँ पर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि स्वीट रेवोल्यूशन के नाम से सरकार ने यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं हनी को बचाने के लिए, हनी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्टेप लिए, तो उस रेवोल्यूशन को, उस क्रांति को बोला गया मीठी क्रांति। तो मीठी क्रांति किससे संबंधित है ये दिमाग में होना चाहिए, ये हनी से संबंधित है, और हनी यहाँ कौन सा टाइप नहीं, हनी से बस, शायद से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बैट बी बर्ड, बैट यानी चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ यहाँ पर है, तो चमगादड़ यहाँ पर, ठीक है, चमगादड़ ही करती है ना। अब यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार करें, चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, उपरोक्त में से कौन सा परागन एजेंट है, यानी कि कौन सा यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट है। पॉलिनेटिंग मतलब क्या होता है कि यानी कि वो चीजें, जो चीज स्पीसीज जो अपने आप से जो खाना बनाती हो, अपने सॉरी जो ब्रीडिंग करती हो, खुद से ब्रीडिंग करती हो, ठीक, प्रजनन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पक्षी हो, मधुमक्खी हो, चमगादड़, ठीक है। आपको लगा कि सर ये मधुमक्खी चमगादड़ तो शायद नहीं हो सकता है, सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 तीनों इसमें आसान क्वेश्चन था, तो 12 क्वेश्चन की आसान क्वेश्चन था। पॉलिनेटिंग कौन सा है, ठीक है। अब एक ये ऑप्शन डालना चाहिए था प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स भी करते हैं, प्लांट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्लावर्स जो होते हैं ना, फ्लावर्स से आप देखते हो, फ्लावर्स से फिर दूसरा फ्लावर होता है, तो ये कैसे होता है, पॉलिनेटिंग्स होता है, यानी कि इसका जो परागन जो एजेंट होता है, बेसिकली ये परागन एजेंट ही होते हैं जो पॉलिनेटिंग खुद से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके रिगार्डिंग आर्टिकल, और ये नेक्स्ट आर्टिकल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ा ना करें, इतना ही तो आर्टिकल रखते हैं, और क्योंकि कुछ आर्टिकल तो हम आगे के रखे हैं ना, वैसे आपके लिए हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है, कुछ छोड़ेंगे नहीं, बस इतना टाइम को देखते हैं, क्योंकि हम टाइम अच्छा है, आपको टाइम दिया। थोड़ा हम बात करना चाहते हैं कि आपके लिए कि सर्वोदय जो बैच है ये आपको मालूम है कि लॉन्च हो चुका है, और अभी जो इसके ऑफर जो चल रहे हैं आपके 75% चल रहे हैं, ठीक है। और इसको अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ता है IS75, ये अप्लाई जब करते हैं तो आपको 4999 में आपको चीज़ें मिल जाती है। फीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशंस, जूम आउट सेशन, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते, आप EMI के जरिए आप इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं, तो आपके पास इसके लिए भी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि 2000 रुपीज़ पर मंथ आपको लगेंगे 3 मंथ के लिए, यानी 6000। तो पीछे वाला फायदा है, ये भी फायदा है अगर आप मतलब 3 मंथ में देना चाहते हैं तो, ठीक है, ये वन टाइम नहीं दे पाते हैं, सेम फीचर्स। लेकिन अगर आप अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसके लिए प्ले स्टोर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए एग्जामपुर सर्च करने के बाद में आपको एक इंटरफेस मिलेगा जिसमें एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप लिखा होगा, यहाँ पर आप जाइए, इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, अपने नाम को यहाँ पर रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करने के बाद में आप वो सारे फीचर्स जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम बात करें अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस के बारे में, या फिर फ्री प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में, या फिर ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, या फिर फ्री PDFs जो कि आप डिमांड करते कभी कभी कुछ लोग, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज के बारे में या जॉब अलर्ट्स के बारे में, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं एग्जामपुर एप्लीकेशन में, यानी सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन ये है। फिर भी कुछ डाउट होता है मन में, तो आप अपनी क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और कभी कॉल अगर बिजी आए, कभी कॉल ना लगे, तो उस सिचुएशन में आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे वाला नंबर व्हाट्सअप के लिए ध्यान रखें, और इस नंबर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है, ताकि अपनी डाउट्स को आप पूछ सकें, ठीक। आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप अपनी अच्छी फीडबैक या फिर जो भी फीडबैक हो, अच्छी या बुरी फीडबैक, आप ऑफलाइन कमेंट में दे सकते हैं, ये ऑनलाइन कमेंट है, ठीक है, ध्यान रखें, ऑफलाइन कमेंट में आप दे सकते हैं, ऑफलाइन कमेंट आपको सेशन कैसा लगा, और सेशन को सपोर्ट कीजिए, आप ही सपोर्ट से ये सेशन अभी लगातार ये तीसरा सप्ताह ही मतलब ये हुआ है अभी तक। हम ही चाहते हैं कि 3 मंथ जब ये पहुंचे तो इसके जो व्यूज है, इसके जो लाइव वॉचिंग अभी जो भी आप अभी है इसमें, ये 10 टाइम्स 10 गुना ये ज्यादा हो, और हम ये चाहते हैं इसमें जो लाइव वॉचिंग है 300 से ऊपर पहुंचे, इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, और 3 मंथ में उस
माइलस्टोन को अचीव हम लोग कर लेंगे 300 लाइव वॉचिंग इसी पीआईबी क्लास में। सपोर्ट आपका रहा और मेरा मेहनत, आपका मेहनत, और इसी तरीके से जो चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी है क्लास में, जो कंटेंट लेकर हम आएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जितना रिलेवेंट होगा, क्वेश्चन भी हम कुछ लेके आएंगे बीच बीच में, प्रीवियस क्वेश्चन तो अलग से करवाएंगे, ये भी आपको करवाएंगे। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए क्लास में और सपोर्ट ऐसे देते रहिए। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में नीचे ऑफलाइन कमेंट दीजिए, पढ़ते जरूर है, रिप्लाई हम अगली क्लास में देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू सो मच। क्लास इसको अपडेट सरकार लिंक दे देना। लग रहा है